उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। दुधवा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश के जंगल, वहाँ के जानवर और वो खास इलाके जिन्हें बचाने की कोशिशें चल रही हैं, आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं। जब भी यूपी में वाइल्ड लाइफ की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, दुधवा नेशनल पार्क। हाँ, दुधवा उत्तर प्रदेश का गौरव है। यह प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल की सीमा पर बसा है। इकलौता नेशनल पार्क? जी, इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। 1861 में ही इसे एक संरक्षित वन बना दिया गया था। अच्छा। आजादी के बाद 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। और ये बाघों के लिए भी बहुत मशहूर है ना? बाढ़ तो यहाँ की शान है ही, लेकिन दुधवा की असली पहचान बारासिंगा या स्वाम्प डियर से है। बारासिंगा से? जी, यह जगह बारासिंगा का गढ़ मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ हाथी और गैंडे भी मिलते हैं। इसका पूरा इलाका, जो करीब 490 वर्ग किलोमीटर का है, तराई की पारिस्थितिकी का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अच्छा। यहाँ की नम जमीन और साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ एक अलग ही माहौल बनाते हैं। गैंडों का जिक्र आया तो मुझे याद है कि यहाँ गैंडों को दोबारा बसाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट चला था। बिल्कुल सही। ये दुधवा की सबसे बड़ी संरक्षण कहानियों में से एक है। 1984 में गैंडा पुनर्वास परियोजना शुरू हुई थी। 1984 में? सोचिए, इसके लिए असम के पबितोरा और पड़ोसी देश नेपाल से गैंडों को यहाँ लाया गया था। ये एक बहुत मुश्किल और महत्वाकांक्षी मिशन था। इसका मकसद क्या था? मकसद था कि गैंडों की एक नई आबादी यहाँ तैयार की जा सके। और ये सफल रहा? काफी हद तक। आज दुधवा में गैंडों की एक अच्छी खासी आबादी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह 1987 में दुधवा और पास के किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया। अच्छा। तो ये पार्क सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, बल्कि संरक्षण के प्रयासों का एक जीता जागता म्यूजियम है। दुधवा में बाघों की बात हुई, लेकिन यूपी में एक और टाइगर रिजर्व है जिसने हाल ही में बाघों की आबादी को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाँ। हम बात कर रहे हैं पीलीभीत की। हाँ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक शानदार कामयाबी की कहानी है। इसे 2014 में ही टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला और बहुत कम समय में इसने कमाल कर दिखाया। क्या कमाल किया? यहाँ बाघों की संख्या तय समय से पहले ही दोगुनी हो गई, जिसके लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। TX2 अवार्ड, इसका मतलब है टाइगर्स टाइम्स 2, यानी बाघों की संख्या दोगुनी करना। जी, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि सही प्रयासों से हम नतीजे ला सकते हैं। जी। पीलीभीत रिजर्व भी तराई के इलाके में ही आता है और यहाँ से शारदा, माला जैसी नदियां बहती हैं, जो इसे और भी समृद्ध बनाती हैं। और यहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट भी है? हाँ, एक बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट भी है, चुका बीच, जो शारदा सागर डैम के किनारे बना हुआ है। पीलीभीत तो एक नई कहानी है, लेकिन यूपी में संरक्षण का इतिहास काफी पुराना रहा होगा। क्या कोई ऐसा अभयारण्य भी है जो बहुत पहले बनाया गया हो? बिल्कुल। इसके लिए हमें चलना होगा चंदौली जिले में, जहां प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंद्रप्रभा? सोचिए, इसे 1957 में ही बना दिया गया था। ये कैमूर की पहाड़ियों में बसा है और यहां से कर्मनाशा और चंद्रप्रभा नदियां गुजरती हैं। 1957? ये तो आजादी के बस 10 साल बाद की बात है। जी। यहाँ की कोई खास कहानी है? यहाँ की एक कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1958 में यहां गुजरात के गिर से एशियाई शेरों को लाकर बसाने की कोशिश की गई थी। शेरों को उत्तर प्रदेश में? हाँ, मकसद था कि शेरों का एक दूसरा घर तैयार हो सके। फिर क्या हुआ? बदकिस्मती से ये प्रयोग सफल नहीं हुआ और कुछ सालों में वो शेर वहां से खत्म हो गए। ओह। लेकिन ये उस दौर की दूरदर्शी सोच को दिखाता है। आज भी ये जगह राजदरी और देवदरी जैसे खूबसूरत झरनों के लिए जानी जाती है। शेर और बाघ जैसे बड़े जानवरों से हटकर अब पक्षियों की दुनिया की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश तो प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा ठिकाना माना जाता है, खासकर यहाँ की झीलें और वेटलैंड्स। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यूपी सिर्फ जमीनी जानवरों का घर नहीं, बल्कि ये आसमान से आने वाले मेहमानों का भी स्वर्ग है। और इस कहानी की शुरुआत होती है प्रदेश के पहले पक्षी विहार से, जिसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। ये उन्नाव में है। इसका नाम तो अब बदल गया है ना? जी, 2015 में इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया। अच्छा। 1984 में बने इस विहार की एक और बड़ी पहचान है, ये एक रामसर साइट है। रामसर साइट का टैग, इसका असली मतलब क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, रामसर
ईरान का एक शहर है जहां 1971 में दुनिया भर के देशों ने एक संधि पर दस्तखत किए थे। जी। इसका मकसद था दुनिया की सबसे जरूरी आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को बचाना। तो जब किसी जगह को ये दर्जा मिलता है तो इसका मतलब है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। वो जगह सिर्फ एक लोकल झील नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए। हाँ, जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आते हैं। इस टैग से उस जगह के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद और ध्यान भी मिलता है। तो नवाबगंज सिर्फ यूपी का पहला पक्षी विहार ही नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह भी है। बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर के पास भी तो एक मशहूर बर्ड सैंक्चुरी है। हाँ, ओखला पक्षी अभयारण्य। ये नोएडा में यमुना नदी पर बने ओखला बैराज के पास है। अच्छा। ये उस जगह पर है जहां यमुना नदी दिल्ली से निकलकर यूपी में प्रवेश करती है। शहर के बिल्कुल बीच में होने के बावजूद ये 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों का घर है। और हाल के सालों में तो यूपी की कई और वेटलैंड्स को रामसर का दर्जा मिला है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश इस मामले में काफी आगे है। यहाँ कुल 10 रामसर स्थल हैं। 10? इनमें सबसे नया है संत कबीर नगर का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जिसे 2022 में ये दर्जा मिला। अच्छा, बखीरा। बखीरा की एक और खास बात है, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है, मतलब नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड। फ्लड प्लेन वेटलैंड, ये क्या होता है? इसका मतलब है नदी के किनारे का वो निचला इलाका जो बाढ़ आने पर पानी में डूब जाता है और साल भर नम बना रहता है। यह एक बहुत ही उपजाऊ और खास तरह का इकोसिस्टम होता है जो पक्षियों और मछलियों के लिए बेहतरीन है। बखीरा इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा। इसी तरह मुजफ्फरनगर बिजनौर की सीमा पर है हैदरपुर वेटलैंड है, जो 1984 में गंगा बैराज बनने से अपने आप बन गया था और 2021 में उसे भी रामसर साइट घोषित किया गया। तो कुल मिलाकर ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समन, पार्वती अर्गा, सरसई नावर, सुरसरोवर, हैदरपुर और बखीरा, जी, ये है यूपी की 10 अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स। ये तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि प्रदेश की जैव विविधता कितनी समृद्ध है। अब कुछ तुलना करते हैं। अगर हम आकार की बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर ये इतना विशाल है कि मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर यानी 4 जिलों में फैला हुआ है। 4 जिलों में? जी। इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बारासिंगा और सारस जैसे बड़े जीव पाए जाते हैं। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 5.4 वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ 5.4? हाँ। सोचिए, एक तरफ 2000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा हस्तिनापुर और दूसरी तरफ सिर्फ 5.5 वर्ग किलोमीटर का महावीर स्वामी। ये तो जबरदस्त कंट्रास्ट है। यहाँ मुख्य रूप से बंदर और लंगूर मिलते हैं। यही तुलना अगर हम पक्षी विहारों के लिए करें तो? पक्षी विहारों में सबसे बड़ा है कन्नौज का लाख बहौसी पक्षी विहार। लाख बहौसी? और सबसे छोटा है एटा जिले का पटना पक्षी विहार। जी, और यहाँ एक मजेदार बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। वो क्या? नाम सुनकर लगता है कि पटना पक्षी विहार बिहार की राजधानी में होगा, पर यह असल में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। अच्छा, ये तो सच में एक दिलचस्प फैक्ट है। ये छोटी छोटी बातें ही परीक्षा में स्कोर का फर्क पैदा करती हैं। बिल्कुल। चलिए अब आखिर में कुछ और जरूरी और मजेदार तथ्यों पर नजर डालते हैं जो इन सोर्सेज में दिए गए हैं, जैसे लाइन सफारी और नाइट सफारी। हाँ, ये यूपी के आधुनिक पर्यटन और संरक्षण के प्रयास हैं। इटावा में एक लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। जी। और ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली नाइट सफारी बनाई जा रही है, जहां पर्यटक रात के समय जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल में देख सकेंगे। ये तो बहुत रोमांचक लगता है। और कुछ खास संरक्षण केंद्र भी हैं? जी, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो आगरा और इटावा तक फैला है, घड़ियालों के संरक्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। घड़ियालों के लिए? इसके अलावा मथुरा में भालुओं के लिए एक रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। अच्छा। जी, जहाँ घायल या पकड़े गए भालुओं की देखभाल होती है। और वृंदावन में एक मयूर संरक्षण केंद्र है जो मोर को समर्पित है। कमाल है। तो सिर्फ जंगल और नेशनल पार्क ही नहीं, बल्कि हर तरह के जीव जंतुओं को बचाने के लिए अलग अलग स्तर पर काम हो रहा है। बिल्कुल। ये सारे तथ्य मिलकर उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं।
पुराने अभयारण्यों से लेकर आधुनिक सफारी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट्स तक। तो आज की हमारी इस चर्चा ने उत्तर प्रदेश के जंगलों और वन्य जीवों की दुनिया की एक गहरी सैर कराई। हमने सिर्फ आंकड़े नहीं देखे, बल्कि उनके पीछे की कहानियों और वजहों को भी समझा। जी। सोनभद्र के घने जंगलों से लेकर भदोही की कम हरियाली तक, दुधवा के गैंडों से लेकर पीलीभीत के विश्व प्रसिद्ध बागों तक, और प्रदेश में फैले अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स के नेटवर्क तक। हाँ, सही कहा। ये सारी जानकारी दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में संरक्षण की एक लंबी और विविध परंपरा रही है। जी। लेकिन इन सोर्सेस को पढ़ते हुए एक सवाल मन में जरूर उठता है। क्या? प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी और विकास की जरूरतों के बीच इन जंगलों और जानवरों का भविष्य कैसा होगा? इंसान और वन्य जीवों के बीच का ये रिश्ता आने वाले समय में क्या मोड़ लेगा, ये सोचना और इस पर काम करना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है।